आई कम इन सर? यस, आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम दिव्या है? यस सर। आपका पहला अटेम्प्ट है? यस सर। ग्रेट। तो दिव्या, अपने बारे में कुछ बताइए, ऐसी 5-6 महत्वपूर्ण बातें जिनसे हम आपसे बात कर सकें। सर, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम दिव्या है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की है। और एक सिविल सर्वेंट बनने के क्रम में मेरा पहला प्रयास है। ठीक है। आपके विषय क्या थे ग्रेजुएशन में? सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और यूपीएससी में क्या विषय लिया आपने? हिंदी लिटरेचर। वो तीनों विषय खराब लगे आपको? नहीं सर, खराब लगने वाली बात नहीं है। एक्चुअली सर, हिंदी में मेरा इंटरेस्ट भी रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी एक ईयर में हमारे पास हिंदी होता था, एक एग्जाम होता था। इंटरेस्ट रहा है तो फिर आपने हिंदी में क्यों नहीं ग्रेजुएशन किया? सर, वो 12th के बाद मेरे पास साइंस ही थी, तो उसके बाद। लेकिन सर, सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए मैंने हिंदी इसलिए भी चुना है क्योंकि मैंने कुछ सीनियर से बात की और सर, मुझे सिलेबस देख के ये लगा कि शायद मैं अच्छे से कवर कर लूंगी और स्कोरिंग भी है, तो इस वजह से। अच्छा, तो ये प्रैग्मेटिक फैसला है, कॉस्ट बेनिफिट के बेस पे लिया हुआ। ठीक है। और आपको कोई रुचि भी है? आपने बताया नहीं। हॉबीज में जी सर, घूमर डांस, सिंगिंग एंड सर टॉकिंग विद माय मदर। अच्छा, अपनी मदर से बात करना आपकी रुचि है। गुड। आजकल ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं जो पेरेंट्स से बात करें, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मम्मी से बात करके आपको ये नहीं लगता कि उनकी जनरेशन की बातें आपकी जनरेशन से काफ़ी अलग हैं? नहीं सर, मैं मम्मी से जब बात करती हूँ तो मेरा फोकस तो मुख्यतः उनकी हेल्थ को लेके होता है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और मम्मी सिंगल पेरेंट है, तो इस वजह से उनका स्ट्रेस दूर करना। और मुझे लगता है सर, घर की बातें हम कर लेते हैं, ऐसा डिफरेंस। फिर ये रुचि है या जिम्मेदारी है? सर, दोनों चीज़ें। रुचि भी है और मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझती हूँ कि उनका स्ट्रेस दूर करूँ। और आपका होम स्टेट हरियाणा है और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दी होगी? यस सर। है ना? ठीक है। तो दिव्या, ये बताएं आपके नाम का मतलब क्या है और ये नाम आप पर कैसे सूट करता है? सर, मेरे नाम का मतलब है डिवाइन लस्टर और ब्रिलियंस। और सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी स्कूलिंग में और उसके बाद अपने कॉलेज में और अपने जो भी प्रयास है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, ब्रिलियंस को हासिल करने की कोशिश की है। आप जो हिंदी साहित्य पढ़ती हैं उसके पाठ्यक्रम में भी एक उपन्यास है, उसका नाम भी दिव्या ही है। यस। और उस उपन्यास में वो जो दिव्या है और जो उसका मित्र मारिश है, वो बार बार कहते हैं कि स्त्री का धर्म निर्माण नहीं सृष्टि है। क्या मतलब है इस बात का और क्या आप इस बात से सहमत हैं आज के ज़माने में? सर, मारिश का इससे मतलब है कि नारी को प्रकृति ने जो सर कर्तव्य दिया है सृष्टि को आगे बढ़ाने में, उसको वहीं अपना के चलना चाहिए। और सर, जो निर्वाण का मार्ग है वो नारी के लिए श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है। और सर, मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है कि सर, लेकिन जेंडर इक्वलिटी के साथ सर। जैसे हमारे देश में 2 महिला राजनेता इस समय ऐसी मैं सोच पा रहा हूँ जो बहुत योग्य हैं, उन्होंने बहुत महान काम किया पर विवाह नहीं किया, परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। ममता जी हैं, मायावती जी हैं। क्या हम उनके योगदान को शून्य मान लें क्योंकि उन्होंने सृष्टि के रास्ते को आगे नहीं बढ़ाया? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर। हर महिला की अपनी ये पर्सनल चॉइस है। और सर, राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने इतना अच्छा किया है, तो हम सिर्फ सृष्टि को आगे ले जाने के बेस पे कहीं किसी महिला का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप ये बताएं कि हरियाणा में आजकल बहुत सारे जो विवाद चल रहे हैं, उनमें से एक विवाद तो चंडीगढ़ को लेकर है। यस सर। तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि भाई, जब सारी यूटीज़ में हमारे ऑफिसर्स हैं, जो एजी एमयूटी कैडर के ऑफिसर्स हैं, वो हर जगह हैं। दिल्ली में हैं, मतलब गोवा में जो पहले की यूटी था वहाँ भी हैं, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है, अब जम्मू कश्मीर में भी हैं, लद्दाख में भी हैं। तो चंडीगढ़ को अलग से लाट साहब बनने का क्या मतलब है कि उस यूटी में ऑफिसर्स हरियाणा पंजाब कैडर के होंगे? क्यों होंगे? तो केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब से हम चंडीगढ़ में भी एजी एमयूटी कैडर के ऑफिसर नियुक्त करेंगे। पंजाब सरकार इस बात पर भड़की हुई है, हरियाणा सरकार भी उतना नहीं भड़क सकती क्योंकि सरकार उसी पार्टी की है, लेकिन वो भी नाराज़ बीच में दिखते हैं। आपकी राय में क्या होना चाहिए? चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे चलना चाहिए? सर, चंडीगढ़ एक यूटी है, तो ये केंद्र सरकार का दायित्व और उसके जुरिस्डिक्शन में आता है कि अगर वो चाहे तो सर, जो आगमुट के कैडर है वो चंडीगढ़ में नियुक्त कर सकती है। लेकिन जिस टाइम समझौता हुआ सर, उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि चंडीगढ़ और पंजाब के ऑफिसर्स ही वहाँ काम करेंगे। तो अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ पे आगमुट कैडर के ऑफिसर्स जाएं, तो सर ऐसा फैसला लेने में कोई मुझे बुराई नहीं लगती। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि फेडरलिज्म का सम्मान करते हुए इसमें राज्यों से भी
संवाद होना चाहिए, एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। हाँ सर, एक तरफ फैसला नहीं होना चाहिए इसमें। सर हरियाणा और पंजाब के राज्यों की भी सहमति ली जा सकती है, क्योंकि एक बार इनसे सहमति लिए बिना 3 बिल पास किए थे, फिर क्या हुआ था आपने देखा ही है 2 साल में। तो संवाद की प्रक्रिया रहे तो बेहतर ही होगा, है ना। ठीक है सर। आप दिव्या, आपने अपने डेफ में लिखा है कि आपने नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम में भागीदारी की और उसमें पुरस्कार जीता। लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये बताओ कि नेतृत्व का विकास कैसे किया जा सकता है, 2-3 तरीके बताएं। सर सबसे पहला तो मुझे लगता है जो लीडर होता है उसको अपने जो ग्रुप है उसके बारे में सर अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे पॉलिसीज ले जानी, हमारा लक्ष्य क्या है। सबसे पहला ये है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है सर एक लीडर के पास परसुएशन पावर होनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में जो आम लोग हैं उनको अच्छे से समझा सके। और तीसरा मुझे लगता है सर नॉलेज और अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें जानकारी है कि कहाँ चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं और सर मुद्दों के बारे में पता है। आपको लगता है कि नेतृत्व में त्याग की भावना भी होनी चाहिए, क्या वो एक आवश्यक गुण है? सर नेतृत्व में त्याग की भावना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कई बार सर लीडर्स को ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जहां उनके निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन में डायलेमा हो सर, तो इसलिए त्याग जरूरी है ताकि हम सर सर्वजन के हित में सोच सकें। और व्यक्तित्व विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए? सर हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता होनी चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रेंथ? 3 स्ट्रेंथ बताइए। सर मेरी सबसे पहली स्ट्रेंथ है मैं हार्ड वर्किंग हूँ। एक सर अपनी स्कूलिंग में, अपने ग्रेजुएशन में। ठीक है, एक हो गया। सर दूसरा मुझे लगता है मैं होनेस्ट हूँ। सर लालच मुझे ज़्यादा डिगा नहीं सकता, तो मुझे सर जहाँ तक मैंने संभव हुआ है अपने जीवन में होनेस्टी को साधने का प्रयास किया है। और तीसरा सर मैं आशावादी हूँ। सर अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ उसमें टाइम लग भी रहा है तो सर मैं एक पॉजिटिव वे लेके चलती हूँ कि बेहतर परिणाम मिल ही जाएंगे। ठीक है, 3 वीकनेसेस बताइए। सर वीकनेस सर एक तो ओवर सेंसिटिविटी है। कभी कभी सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा हर्ट कर जाती हूँ कि सर मैं रोने भी लग जाती हूँ, तो ये ओवर सेंसिटिवनेस है। और दूसरा सर कभी कभी सर पढ़ाई के चलते या कुछ कामों की वजह से मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हूँ, तो ये दूसरी वीकनेस है। आप कह रही थी कि व्यक्तित्व का विकास करने के लिए व्यक्ति को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए। और क्या होना चाहिए व्यक्तित्व के विकास के लिए? तो आपके पास अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पता है। और क्या क्या चीज़ें चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए? सर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने व्यूज़ किसी भी मुद्दे पे रख सकें और सामने वाले को समझा सकें। ठीक है, तो देखते हैं आजकल जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही है उसका मूल कारण ईमानदारी से बताइए। आपने कहा ईमानदार है आप। सर सांप्रदायिकता का सर मूल कारण तो जो मुझे लगता है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। सर जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न धार्मिक वर्ग जैसे हिंदू मुस्लिम्स हैं, उनके बीच में सर ट्रस्ट की इतनी कमी है कि कोई सर ऐसा मौका आता है जब कोई जुलूस निकल रहा है या कोई धार्मिक त्यौहार आते हैं तो सर जो उपद्रवी तत्व होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं उनके बीच में हिंसा भड़काने के लिए। ये आपस में विश्वास की कमी शुरू से ही है कि इधर कुछ पैदा हो गई है विश्वास की कमी? सर इसके कभी कभी राजनीतिक कारण भी हो जाते हैं। ईमानदारी से आपने कहा है कि आप ईमानदार। हाँ सर, राजनीतिक कारण भी तो हो हाल जाते में ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। सर हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो घटनाएं हो रही हैं जैसे दिल्ली में, जहांगीरपुरी में और भी कई जगह हुई हैं सर, तो हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है, लेकिन सर कोशिश करनी चाहिए कि ना बढ़े। यस सर। ठीक है, ये देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और खासतौर पे गांव से शहर में आने की जो सामाजिक प्रवृत्ति है वो अनियंत्रित सी होती जा रही है। शहरों में इतनी भीड़ भाड़ है, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने पोल्यूशन है, इतने अपराध हो रहे हैं। क्या आपको लगता है अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता मिली है नागरिकों को उस पर कोई सीमा का भी प्रावधान संविधान में है कि ये असीमित स्वतंत्रता है? नहीं सर, अनुच्छेद 19 के तहत असीमित तो नहीं है, उस पर सर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और सर जो तो क्या शहरों के अंदर प्रवेश पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए ताकि पब्लिक ऑर्डर बना रहे? सर अगर भारतीय नागरिक हैं वो सर अपने आजीविका के लिए अगर प्रवास कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। लेकिन पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना भी तो उसमें उल्लिखित है अनुच्छेद 19 में। सर पब्लिक ऑर्डर प्रवास से तो मुझे नहीं लगता बिगड़ता है, इसके लिए तो सर क्यों मैंने बताया तो जब मान लीजिए पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। सर माइग्रेशन इसका कारण नहीं है सर, इसके कारण है कि हमारी पॉलिसीज कैसी हैं और सर जो पब्लिक है उसका माइंडसेट क्या क्या खामियां हैं पॉलिसी में इस संदर्भ में?
सर व्हीकल्स में और सर पोल्यूशन को लेके तो यही है कि हम सर ध्यान नहीं रख रहे हैं। आपको जैसे लगता है कि वाहन उद्योग को सरकार ने अनियंत्रित स्वतंत्रता दे रखी है अपने उत्पादन क्षमता बढ़ाने की? सर रेगुलेशंस तो हैं ही सरकार के इसमें, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए, तो इससे सर पोल्यूशन कम हो सकता है। आप ईमानदारी से नहीं बता रहे, डर रही हैं। नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करिए, जो चीज़ गलत लगे बोलिए कि हाँ ये गलत है। सर इसका एक कारण सर रेवेन्यू कलेक्शन भी हो सकता है कि जैसे सरकार लालच में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है, पैसे के लालच में। सर सरकार का ऐसा इंटेंशन तो नहीं होगा कि पैसे के लालच में सर सेहत के साथ खिलवाड़ करे, लेकिन सर वो एक पक्ष है कि रेवेन्यू कलेक्शन भी सर सरकार को अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा तो देंगी ही, लेकिन सर हाँ हम ये कर सकते हैं कि इन इंडस्ट्रीज़ के जगह रिन्यूएबल सोर्सेज पे ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद।